हाय गाइस, वेलकम टू शार्प क्लासेस ऑनलाइन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ये चैनल जो है चला रहा था, 1 साल पहले स्टार्ट किया था। लेकिन उस टाइम पर जो है जो टॉपिक्स थी वो मैं जैसे कि अपना बीए कर रहा था, तो मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ता था तो वही उठा के बता दिया करता था। कोई सीक्वेंस नहीं था, इसलिए चैनल में 4-5 वीडियो चढ़ाया था उस टाइम पर, वही पड़ी रह गई थी। उसके बाद से नहीं कोई वीडियो चढ़ाया था। तो ये चैनल मैं फिर से रीओपन करने जा रहा हूँ। तो आज ये पहला लेक्चर है। तो आज से कंटिन्यूसली क्लास चलेंगी। जैसे कि इसके पहले जो है मैं सिर्फ जो है जहाँ से बीए जो करता था वहीं से क्वेश्चन उठा लिया करता था, वहीं से टॉपिक्स उठा लिया करता था। लेकिन अब ये सीरियल वाइज चलेगा, जैसे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी। जैसा कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो मुझे पढ़ने के लिए ज़रूरत रहती है। तो एनसीईआरटी में पढ़ रहा हूँ अभी। तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी जो है मैं कवर करूँगा। और उसमें जो चैप्टर्स जो सब्जेक्ट्स होंगे वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। फिलहाल तो मैं पॉलिटी शुरू करने जा रहा हूँ। बाद में इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। आज पॉलिटी शुरू होगा, हो सकता है ज्योग्राफी की भी क्लास आज ही से स्टार्ट कर दूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है पॉलिटी की स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी देखेंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी में विविधता, सबसे पहला चैप्टर है विविधता की समझ, यानी कि विविधता क्या होती है, आखिर क्यों विविधता पैदा होती है, इस तरह की चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर है विविधता और भेदभाव, तीसरा चैप्टर है लोकतांत्रिक सरकार। तो हम ये तीनों चैप्टर आज देखेंगे, एक साथ 3 चैप्टर देखेंगे। तो देखते हैं। देखिए, पहला चैप्टर जो है विविधता की समझ। कोई बहुत खास चैप्टर नहीं है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस समझने वाला है। थोड़ी सी चीज़ें छोटी, अब क्लास 6 के लेवल की हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी छोटी चीज़ें होंगी। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछ दिया करता है, छोटे से ही क्वेश्चन उठा दिया करता है आंसर राइटिंग क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहले ही हम इसमें देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे विविधता क्या है। दूसरा भारत में विविधता। तीसरा विविधता में एकता। विविधता में एकता। चौथा समृद्ध शहर। कुछ समृद्ध शहर थे पुराने टाइम में, जो है एंशिएंट में अगर देखा जाए। सबसे पहले विविधता देखा जाए तो विविधता क्या है, इसका क्या मतलब है विविधता का। विविधता यानी कि भेदभाव, एक तरह से जो है कर लिया जाए। जैसे कि आप इसको भेदभाव नहीं कहेंगे, एक तरह से मान लीजिए कि बहुत सारे पूरे दुनिया में बहुत तरह के धर्म पाए जाते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन, इस तरह की के जो है धर्म पाए जाते हैं। और त्यौहार बहुत सारे पाए जाते हैं, हिंदू के त्यौहार अलग पाए जाते हैं, मुस्लिम के त्यौहार अलग पाए जाते हैं, और जाति भी अलग अलग पाई जाती है। तो उसी को हम विविधता बोलते हैं। विविधता जो होता है ये धर्म, जाति और त्योहारों के आधार पर इसको अलग किया गया है विविधता को। तो विविधता आयोग समझ गए होंगे विविधता किसको कहते हैं। ये अलगाव जिसको कहते हैं, अलग होना, एक दूसरे से अलग रहना, एक ही जगह पर। जैसे कि अगर हम लोग भारत में विविधता की बात करें तो भारत में विविधता पाई जाती है। आप देखेंगे एक ही जगह पर बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। और भारत ऐसी कंट्री है जहाँ पे लगभग सभी धर्म के मानने वाले पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत विविधताएँ हैं।
भारत की अगर बात करें, भारत के संदर्भ में, तो यहाँ पे बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। और विविधता में अगर एकता की बात करें तो भी भारत एक ऐसा देश है जिसमें विविधता में भी एकता पाई जाती है। क्योंकि भारत की प्रस्तावना में ही लिख दिया गया, एकदम पहली ही लाइन में लिख दिया गया, हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग, यानी जितने भी हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, जो भी हैं, उसमें कह दिया गया हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथनिरपेक्ष, उसमें वर्ड आता है पंथनिरपेक्ष। हमारी प्रियम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है उसमें पंथनिरपेक्ष आता है। इसका क्या मतलब होता है? धर्मनिरपेक्ष आपने सुना होगा। धर्मनिरपेक्ष यानी कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप हिंदू धर्म माने या आप मुस्लिम धर्म माने, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं। आप जो है जिसको चाहे उसको मान सकते हैं, जो धर्म चाहे वो धर्म को चुन सकते हैं। इसी को हम लोग जो है धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, जैसा कि प्रस्तावना में भी लिख दिया गया। प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे पूरे पंथ की बात की गई, पूरे राज्य की बात की गई है। इसका अर्थ, सीधा सा अर्थ यही है कि धर्मनिरपेक्ष रही है। अगर क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्या भारत में धर्मनिरपेक्ष वर्ड का इस्तेमाल किया गया है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में? धर्मनिरपेक्ष न रखे पंथनिरपेक्ष है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि छोटी छोटी चीज़ें पूछ दी जाती हैं। ये सब बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। छोटे एग्जाम की तो ऐसा कुछ नहीं होता है छोटे एग्जाम में। और एक आप देखेंगे विविधता में एकता, तो इसके संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, विविधता के संदर्भ में पीटी नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत जो है, इनकी एक बुक थी, भारत की खोज। इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत की एकता कोई थोपी हुई एकता नहीं है, कोई थोपी गई नहीं है। यानी कि ये जो एकता है, कोई बाहर से कोई थोपा नहीं गया कि ये भारत की एकता, ये बल्कि एक गहरी भावना है, एक अंदर की गहरी भावना है, जो कि भारत में अलग अलग प्रथाएं भी पाई जाती हैं। एक तरह से उसमें जो है, इन्होंने कहा कि तरह तरह के विश्वास और अलग अलग प्रथाओं को स्वीकार करने की जो क्षमता है भारत में, जो विविधता में एकता दिखाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अनेकता में एकता का सिद्धांत किया था। अनेकता में एकता बताया था, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि जो विविधता है ये कोई बाहर से थोपी गई नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर एक गहरी भावना है और एक गहरा विश्वास है, और एक जो है जो प्रथा है, हम सब मानते हैं, हम सब लोग स्वीकार करते हैं कि प्रथा को। तो ये इन्होंने बताया कि अनेकता में एकता भारत में दिखती है, और ये सही बात है। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे जो है हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, मुस्लिम की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, लेकिन हिंदू भी सबसे ज़्यादा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो ये विविधता वाला देश कहलाता है। तो यही था विविधता की समझ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे कि विविधता क्या होती है। और भारत में भी आप देख सकते हैं, और ये समृद्ध शहर, आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा इसकी वजह से, लाइटिंग की वजह से, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। समृद्ध शहर क्या है? केरल। आपने केरल का नाम सुना होगा। जब आप भारत का मैप देखेंगे, आप अगर ये भारत का मैप देखेंगे इस तरह से, जब भारत का मैप है तो केरल जो है वो इस पार्ट में, ये पश्चिम, क्योंकि जब मैप हमेशा दिखाया जाए तो ऊपर की तरफ जो होता है नार्थ होता है, यानी उत्तर होता है, साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो ये पश्चिमी भाग है, साउथ में पश्चिमी भाग जो है केरल, जो ईसाई धर्म के एक नाम है, क्या नाम था उनका, सर थॉमस। सर थॉमस ये ईसाई धर्म के अनुयायी थे। ये सन 52 ईस्वी में
सन 52 ईस्वी में केरल आए थे। केरल आए थे क्योंकि वहाँ पे समुद्री मार्ग था, समुद्री उधर से अरब सागर, इधर इधर जो है ये अरेबियन सी है, अरब सागर है। तो ज़्यादातर व्यापार जो होता था इसी जो है सागर के पानी के रास्ते से होता था। तो ज़्यादातर केरल के तट है, महाराष्ट्र है, इधर गुजरात है, इस तरह से। तो ये केरल में आए थे सबसे पहले, और सन 52 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। यहीं से ईसाई धर्म की शुरुआत हुई, सर थॉमस के द्वारा। और केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इसका यहाँ पे भोजन बनता है वो मछली और चावल, आमतौर से मछली और चावल खाया जाता है यहाँ पे। अब ये जो है साउथ में पश्चिम की तरफ हो गया, साउथ में जो है वेस्ट की तरफ हो गया। अब हम लोग यही बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख जो यहाँ पे ये भाग है, जम्मू कश्मीर का ये पार्ट है, यहाँ पे लद्दाख है। तो अगर लद्दाख की हम बात करें तो लद्दाख एक जो है रेगिस्तान है, एक शीत रेगिस्तान है। रेगिस्तान कई प्रकार के होते हैं। एक रेगिस्तान होता है कि वो बहुत गर्म रेगिस्तान होता है, जैसे कि आप उसकी राजस्थान में बात करें, राजस्थान का जो रेगिस्तान है वो गर्म रेगिस्तान है, लेकिन ये शीत रेगिस्तान है। और यहाँ पे जो है एक प्रकार की बकरी पाई जाती है, उससे पश्मीना ऊन निकलता है। लद्दाख में एक प्रकार की बकरी पाई जाती है जिससे पश्मीना ऊन निकलता है, और आप सुने होंगे नाम पश्मीना शाल, वो लद्दाख की ही बनी होती है। और यहाँ पे केरल में जो है मसाला पाया जाता है, जैसे मिर्च, जीरा, इस तरह की चीज़ें। यहाँ से मिर्च आयात की जाती थी, निर्यात की जाती थी, जैसे कि दूसरी कंट्री आयात करता था यहाँ से। जब मिर्च निर्यात की जाती थी तो यूरोप कंट्री में जाती थी, मिर्च यूरोप कंट्री में जाती थी, तो इसको उस टाइम पर ब्लैक गोल्ड कहते थे, काला सोना कहा जाता था मिर्च को। बहुत महंगी उस टाइम पर मिलती थी, और ये जो है केरल के भाग में ये जो इसकी पैदावार होती थी। इस तरह से हम लोगों ने ये समृद्ध शहर की बात की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि वास्को डी गामा सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, ये भी भारत जो आए थे, वास्को डी गामा ये भी जो आए थे केरल के तट पर ही आए थे, वास्को डी गामा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं समृद्ध शहर यहीं से जो है। और जो अगर हम बात करें ईसाई धर्म की उत्तर में फैलने की, जैसे तिब्बत, यहाँ पे लद्दाख के रास्ते जो है ईसाई धर्म के जो अनुयायी थे वो तिब्बत जाया करते थे, और तिब्बत में इस तरह से बस गए, और वहाँ पर भी ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। और यहीं से मुस्लिम धर्म भी आया, अरब देश वाले आते थे और यहाँ पे लद्दाख से होते हुए तिब्बत जाते थे। इस तरह से मुस्लिम धर्म का भी प्रचार हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया ही होगा। और एक बात और है कि विविधता और भेदभाव, जैसे कि लड़का लड़की में भेद। आप देखते होंगे कि अगर जब छोटे रहते हैं, लड़के रहते हैं, तो उनको बाइक्स या कार्स जो खिलौने के तौर पर दी जाती है, और लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। ये एक मानसिकता बन जाती है। जैसे मान लीजिए आप यहीं से भेदभाव करने लगते हैं। अब लड़का अगर रोता है तो उससे कहते हैं कि लड़के नहीं रोते, लड़के तो जो है इससे नहीं डरते, उससे नहीं डरते, वो नहीं रोते, वो जो है इस तरह से। और लड़कियों को पिला के वो दे दिया जाता है, खिलौना दे दिया जाता है खाना पकाने के लिए। वो क्या कहते हैं उसको, चूल्हा हो गया, एक तरह से सिलेंडर्स हो गए, और उसमें गिलास, प्लेट, इस तरह की चीज़ें दे दी जाती हैं कि आपको जो है आगे चल के यही सब करना है। हालांकि हम लोग ही भेदभाव कर देते हैं इन सब चीज़ों में, और यही जो है विविधता और भेदभाव है। इसमें इस चैप्टर की, इसके अगले चैप्टर में जो सेकंड है, उसमें यही बताया गया है कि विविधता कैसे पूर्वाग्रह। सो जैसा कि दूसरे चैप्टर में जो है, दूसरे चैप्टर में कुछ खास है नहीं, वही चीज़ें हैं कि पूर्वाग्रह। चलिए देख लेते हैं इसको भी।
विविधता और भेदभाव, विविधता और भेदभाव। उसमें देखा जाए पूर्वाग्रह, लड़का लड़की असमानता, लड़का लड़की असमानता, रूढ़िवादी धारा, असमानता और भेदभाव, समानता के लिए संघर्ष, समानता के लिए संघर्ष। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होते हैं? पूर्वाग्रह जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई चीज़ चलती आ रही है तो आप लोग भी उसी को मान लेते हैं, आप उसका जो निरीक्षण नहीं करते कि वो क्या सही है क्या गलत है, उसी को पूर्वाग्रह बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कह दे कि आपके मन में कुछ भी बिठा दे, जैसे कि कह दे कि लड़कियां जो है ये काम नहीं कर सकती, हालांकि आप नहीं जानते कर सकती या नहीं कर सकती, कर सकती हैं, क्योंकि उनको ये आपके मन में पूर्वाग्रह बैठा दिया गया, यानी कि एक तरह से उनको इस तरह से देखा ही जाता है कि वो ये नहीं कर सकती, वो ये कर सकती है नहीं। अगर आप उस तरह से उनको ट्रीट करें, जैसे कि अगर हम ये सोचें कि लड़कियां भी जो है IAS बन सकती हैं, लड़कियां भी PCS बन सकती हैं, लड़कियां भी डॉक्टर बन सकती हैं, लड़कियां भी पायलट बन सकती हैं, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, अगर मान लें तो उस तरह की चीज़ें कर दें तो सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन ये क्या है, एक तरह से दिमाग में बैठा रहता है कि लड़कियों को जो है सिर्फ खाना पकाना है, बाद में तो ये करना है, जैसे कि उनको बचपन से ही गुड़िया के साथ खेलने के लिए दे दिया जाता है। अगर लड़कों को देखा जाए तो उसको कार दिया जाता है कि आप उनको जो बड़ा होकर जो कार चलाओगे, गाड़ी चलाओगे, इस तरह से। तो ये पूर्वाग्रह कहलाते हैं कि आपके मन में जो है बैठा दी जाए किसी चीज़ को। और लड़का लड़की असमानता, जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि ये असमानताएं पाई जाती हैं कि इसी तरह के भेदभाव किए जाते हैं। और रूढ़िवादी धारणा, रूढ़िवादी धारणा क्या है? रूढ़िवादी धारणा भी वही है जैसे कि जो चली आ रही है धारणा एक तरह से, उसी को रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। आप अपने पूर्वजों से जो सीखते हैं या जो इस तरह की धारणाएं चली आती हैं, उसी को रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। असमानता और भेदभाव, अब इसी को असमानता भी कहते हैं, भेदभाव भी कहते हैं कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं हुआ। जैसे लड़का लड़की के साथ भी समान व्यवहार नहीं होता है। अगर लड़का जो है गाड़ी चलाने के लिए पाता है, बचपन में गाड़ी से खेलता है, जबकि लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं। अब दोनों में समानता तो है नहीं, क्योंकि वो दूसरी चीज़ है, वो दूसरी चीज़ है। हाँ, ये बात अलग है कि दोनों आपस में खुश रहते हैं, क्योंकि उस तरह का जो है उनका माइंड सेट कर दिया जाता है, एक तरह से पूर्वाग्रह बना हुआ रहता है। और समानता के लिए संघर्ष, ये चीज़ें जो है समानता के लिए संघर्ष बहुत हुई है। जैसे कि पहले जो है आप अगर मैं बात करूं तो जो हिंदू धर्म में होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण माने जाते थे, 4 वर्ग माने जाते थे। इसका उल्लेख वेद में भी मिलता है, आप ऋग्वेद में भी पाएंगे। तो उसमें ब्राह्मण जो थे उनको सिर्फ दिमाग वाला काम, प्रशासनिक सेवा वाला काम दिया जाता, जबकि क्षत्रिय जो थे उनको सेना, सैनिक की तरह जो है ट्रीट किया जाता। और जो वैश्य थे उनको व्यापार, जैसे कि कृषि, इन सब चीज़ों में उनको रखा जाता था, शिल्पकारी हो गई। और जो शूद्र होते थे ये सबकी सेवा करते थे। इस तरह के जो वर्ण बनाए गए थे, समानता के लिए संघर्ष, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो वो दलित कैटेगरी से, दलित का मतलब क्या होता है? कुचला गया, दबाया गया, किसी वर्ग को दलित कर दिया गया है, जैसे कि उसको बहुत ज़माने से कुचला गया, उसको दबाया गया है, उसी को दलित कहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। एक बार वो बचपन में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। अब पहुँच गए रेलवे स्टेशन, तो जब वहाँ पे उतरे तो उनको एड्रेस मालूम नहीं था। तो वहाँ का जो मास्टर था, जो रेलवे मास्टर था, वो आया, पूछा कि क्या बात है, किस तरह की चीज़ें, तो उन्होंने बताई, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये दलित वर्ग से है। बाद में पता चला दलित वर्ग से है, तो वो भी दूर हो गया। तब उनको ये बात समझ में आई कि
यार ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, तो अन्याय हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो बाद में चल के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जो पिछड़े वर्ग के हैं, जैसे कि पिछड़े वर्ग में ओबीसी, एससी, एसटी इस तरह से रखा जाता है, तो उनको जो है रिजर्वेशन दे दिया आगे जाने के लिए। जैसे कि अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ, बहुत सारे लोग उसको गलत भी मानते हैं रिजर्वेशन को। जनरल कैटेगरी वाले कहते हैं कि हमको रिजर्वेशन नहीं मिला, और जबकि ओबीसी वाले कहते हैं कि हमको मिला है, तो इसी पर झगड़ा चलता रहता है। तो अगर मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि ये एक स्टूल है, मान लीजिए 3 स्टूल है, देखिए ये मान लीजिए 3 स्टूल है। अब ये कोई मैदान है, ठीक। अब इस पर ये दीवार है मैदान की, इस पर अगर कोई खड़ा है जनरल कैटेगरी का, देख रहा है, ठीक, देख सकता है। यहाँ पे जो है ये ओबीसी कैटेगरी का है, ये नहीं देख पा रहा, और ये एससी एसटी का है और नहीं देख पा रहा। अब बताइए, ये जो है रोज से आगे चले आए, तो ये ऊपर देख सकते हैं। अब इनको भी वही सुविधा दी गई, इनको भी वही सुविधा दी गई, इनको भी वही सुविधा दी गई। अब इसमें बराबरी कहाँ से हुई? मान लीजिए ओबीसी जो कैटेगरी हैं, ये सब दबे कुचले हैं, यानी कि ये पहले से इनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, तो ये पीछे ही रह गए। पढ़ाई में अगर बात करें तो भी पीछे रह गए, और ये ऊपर चढ़ गए। तो अब अगर मान लीजिए हम इसको हटा दें, अगर मान लीजिए हम इसको हटा दें, तो अब ये क्या होगा, ये इतने पर हो जाएंगे, ये इतने पर हो जाएंगे, और ये अच्छे से देख सकते हैं। और अब अगर इसको मान लीजिए कि थोड़ा सा आरक्षण दे दिया जाए, आरक्षण दे के ऊपर कर दिया जाए, तो तब ये भी लेवल में आ गए। अगर इनको भी आरक्षण दे के इनका जो है, इनका यहाँ से स्टूल हटाएगा, स्टूल इनको दे दिया जाए, तो अब ये जब है ये भी बराबर हो गया। इस तरह से अब तीनों बराबर हो गए, अब रेस बराबर हुई इस तरह से। लेकिन क्या है कि इसको बुरा मानते हैं लोग, कि जनरल कैटेगरी वाले कहते हैं कि हमको जो है उनको आरक्षण क्यों दिया जाए। लेकिन दरअसल बात ये है कि यही पिछड़े वर्ग की बात है कि जनरल कैटेगरी वाले जो थे, ये रोज से ही आगे चले आए हैं, और रोज से जो अपनी से नीचे कैटेगरी वालों को दबा कर रखते थे अपने अंदर में। तो इस वजह से आरक्षण दिया गया, आरक्षण का प्रोसेस किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इस तरह की चीज़ें हैं। अब हम लोग लास्ट चैप्टर देखते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, सरकार क्या है। सरकार क्या है, ये चैप्टर का नाम है, सरकार क्या है। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे जो है जानकारी मिलेगी आपको। सबसे पहले सरकार के बारे में बात करें, तो सरकार वह है जिसको हम लोग अधिकार देते हैं। मान लीजिए लोकतांत्रिक सरकार की अगर मैं बात करूँ, सरकार तो कई प्रकार की होती है। सरकार की प्रकार अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक सरकार होती है, राजतंत्र भी होता है, लोकतंत्र भी होता है, जबकि तानाशाही भी होती है। इस तरह की सरकार होती है। अगर मैं लोकतंत्र की बात करूँ, जैसे इंडिया में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो लोकतंत्र की खास बात यह है कि इसमें जनता की भागीदारी होती है। जनता की जो है, जब जनता जो है पार्टिसिपेशन जनता का होता है। और जैसे कि हम जो जिसको चुनते हैं अपने ऊपर गवर्न करने के लिए, अपने ऊपर शासन चलाने के लिए, उसी को सरकार बोलते हैं। हमारे द्वारा चुनी गई जो शासन पद्धति होती है, जो चुने गए जो लोग होते हैं, उनको सरकार बोलते हैं। जैसे कि अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए, लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी लोकतंत्र की अगर बात की जाए, तो लोकतंत्र के जो है चार उद्देश्य होते हैं। हाँ, तो हम लोग लोकतंत्र की बात कर रहे थे। तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, इसके जो चार स्तंभ होते हैं, चार एलिमेंट होते हैं, जो मेन एलिमेंट होता है। इसमें देखिए सबसे पहले होता है फेयर एंड फ्री इलेक्शन।
फेयर एंड फ्री इलेक्शन, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। थर्ड जो होता है पॉलिटिकल एंड सिविल लाइफ, पॉलिटिकल एंड सिविल लाइफ। और जो फोर्थ होता है ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ। पहला क्या है, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। जैसे इलेक्शंस अगर हों तो वो साफ सुथरे हों और स्वतंत्र हों। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल, यानी कि जो लोग हैं, जनता जो है, उसकी भागीदारी हो, एक्टिव रूप से वह भागीदारी हो, वो जागरूक रहें, अपने भागीदारी के प्रति जागरूक रहें। और तीसरा जो है राजनीतिक और नागरिक जो है अपना जो जीवन जीते हैं राजनीतिक जीवन से जुड़े रहें और नागरिकों के साथ भी जुड़े रहें। ह्यूमन राइट्स, मेन जो होता है ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, मानव के अधिकार हैं, इन सब चीज़, यही चार चीज़ें हैं जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं। यानी कि इसका दिया जाए तो इसमें सबसे मेन जो है वो भागीदारी होती है, जनता की भागीदारी ही लोकतंत्र कहलाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हाँ लोकतंत्र के स्तर की बात की जाए, कितने प्रकार के होते हैं, कितने स्तर होते हैं लोकतंत्र में? स्तर, सरकार का जो प्रकार होता है और सरकार की जो स्तर, लोकतंत्र में जो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। देखिए, एक जो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट, जैसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक कंट्री है जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहाँ पे जनता की डायरेक्ट भागीदारी होती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई कानून बनता है स्विट्जरलैंड में, तो जनता के द्वारा ही वह कानून संसद में पेश किया जाता है। यानी जनता की सहमति के द्वारा पहले वोट होता है उस कानून पर कि ये बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। अगर मान लीजिए तैयार हो गई जनता तो वो संसद में पेश किया जाता है और उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, यानी जनता की डायरेक्ट भागीदारी होती है। अगर जनता मना कर देगी तो मना हो गया, और जो है वो कानून है जो बनने वाला है तो खारिज कर दिया जाता है। और जो इंडिया में ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी इनडायरेक्ट। जैसे कि हम जो है डायरेक्ट भागीदारी नहीं लिखते हैं, हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। अगर मान लीजिए लोकसभा की बात की जाए, जो केंद्र सरकार होती है, उसमें जो सीटें होती हैं, पहले हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जिसको हम सांसद बोलते हैं। अब वो सांसद जो होते हैं उनके द्वारा संसद में जो बहुमत दल का नेता होता है, जैसे अगर कोई पार्टी का जो है मान लीजिए 543 सीट है लोकतंत्र उसकी केंद्र सरकार की, लोकसभा की 543 सीट है लोकसभा की। अब कहने मतलब ये, मान लीजिए बीजेपी ने इसमें 325 सीट पार है, 325 नहीं, अगर इसका जो है आप बहुमत के हिसाब से जोड़ें तो भी 272 सीट अगर मिल गई तो वो सरकार बना लेगा। जैसे कि बीजेपी को जो है 325 आई थी, 325 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 325 सीट मिली थी, उससे सरकार बनाई। इस तरह से जो है 272 सीट जो है ये बहुमत पर है। इस तरह से हम जो है अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। मान लीजिए अगर कोई भी घटना होती है या कोई भी अगर डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है अपने एरिया में, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे एरिया में ही कोई डेवलपमेंट का काम, कोई विकास का काम करता है, तो वो हमारे प्रतिनिधि जो सांसद होते हैं वो संसद में उसको पेश करेंगे, उसका प्रस्ताव पेश करेंगे कि हमारे यहाँ इस तरह की सुविधाएँ चाहिए, ज़रूरत है या ऐसा है वैसा है, तो वो संसद द्वारा पास किया जाता है। तब उसके बाद जो है वहाँ पर वो काम किया जाता है। यही चीज़ स्विट्ज़रलैंड में जो अलग है, स्विट्ज़रलैंड की जनता अगर चाहे तो डायरेक्ट कानून बनवाती है, उसमें संशोधन भी वही करवाती है, वहाँ पे डायरेक्ट। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम लोग देखें लोकतंत्र, जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया में सरकार के कितने स्तर होते हैं? सरकार के स्तर 3 स्तरों के सरकार है। एक होता है पंचायत, दूसरा होता है राज्य सरकार
तीसरा होता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार 3 स्तर होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे नीचे जो होती है जिला पंचायत, दूसरा जो होता है राज्य सरकार, तीसरा जो होता है केंद्र सरकार जो सबसे ऊपर होती है। अब ये 3 स्तर हैं। पंचायत में जो गांव में होती है, जिला पंचायत भी होती है, एक जिले के अंतर्गत आती है, एक जिला पंचायत होती है, उसके अंतर्गत गांव में भी जो है पंचायतें होती हैं। इस तरह की चीज़ें होती है। राज्य सरकार आती है, फिर केंद्र सरकार आती है। ये 3 स्तर है अगर बात की जाए तो। एक बार महात्मा गांधी ने एक पुस्तक का नाम है यंग इंडिया, पुस्तक नहीं सॉरी पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। यंग इंडिया ये एक प्रकार की पत्रिका है। ये 1931 में प्रकाशित हुई थी। इसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता कि जो व्यक्ति पैसे वाला है उसको वोट देने का अधिकार है, और जो जिसके पास पैसा नहीं है, चरित्र है, वो वोट देने का अधिकारी नहीं है। जैसे कि जब पहले की बात की जाए, हमारे भारत में जब आज़ाद नहीं हुआ था 1947 से पहले की अगर बात की जाए, तो उस टाइम पर जो है बहुत सारे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। जैसे कि अगर बात की जाए कि जो बहुत पैसे वाले होते थे, अमीर होते थे, शिक्षित वर्ग के होते थे, उनको वोट देने का अधिकार था, और जो गरीब होते थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था उस टाइम पर। उस टाइम पर ऐसा होता था। तो तभी गांधी जी ने कहा था 1921 में यंग इंडिया एक पत्रिका थी, उस पर प्रकाशित किया था कि मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता कि जो पैसे वाला है या जो शिक्षित है वही वोट देने का अधिकारी है, जबकि जिसके पास चरित्र है लेकिन शिक्षा नहीं है वो वोट देने का अधिकारी नहीं, या जो अपने खून पसीने की कमाई दिन भर में मेहनत करके खून पसीने की कमाई करता है वो भी अधिकारी नहीं है। मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब जो है ये इन गरीब होने का इन्होंने जुर्म किया है, इन्होंने इसीलिए जो है ये अधिकारी नहीं, मैं इस बात को सहन नहीं करूँगा। ये यंग इंडिया पत्रिका में 1931 में प्रकाशित की गई थी ये बात। और जैसे कि समानता के जो संघर्ष हुए, बहुत सारे संघर्ष हुए, जैसे कि उस टाइम पर वोट देने का अधिकार की बात की जाए तो 1914 की बात है, जब विश्व युद्ध 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, तो दैट टाइम वहाँ पे ब्रिटेन में या अमेरिका में भी वोट देने का, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। जैसे कि एक मूवमेंट चलाया गया, सफ्रेज मूवमेंट, ये जो था ये चलाया गया था 1914 में। वोट देने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। तो जब सब लोग उसमें फंसे हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फंसे हुए, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका जब फंसे हुए थे, तो उस टाइम पर ये सफ्रेज मूवमेंट चलाया गया, और इसकी बदौलत इसका जो रिजल्ट निकला वो 1920 में अमेरिका ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार मिला। और 1928 में ब्रिटेन में भी दे दिया था, सफ्रेज मूवमेंट चला था। और अगर बात की जाए अमेरिका की, वहाँ पर भी लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पर भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं। ग्रेट ब्रिटेन की बात की जाए तो वहाँ पर लोकतंत्र भी है, कुलीन तंत्र भी है, राजतंत्र भी। वहाँ पे तीनों जो अगर बात की जाए हम लोग तो 3 प्रकार के वो होते हैं, शासन प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है। जैसे कि एक लोकतंत्र होता है, राजतंत्र होता है, एक कुलीन तंत्र होता है। ये तीनों प्रक्रिया ब्रिटेन में मिलती है। किसी दिन विस्तार में इसके बारे में बात करूंगा, ये लोकतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। आज पहला लेक्चर था, अब इंशाल्लाह डेली जो है मैं अपना क्लास स्टार्ट करूँगा आज से। चलिए खैर, शुक्रिया और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।